अध्याय 16 गरम गैस का विस्फोट, फायर डैम्प एक्सप्लोजन्स। भारत की 435 भूमिगत खानों में से केवल 26 डिग्री 3 की गैसी हैं। गैस की मात्रा कई अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। मशीनीकरण भी नाम मात्र का ही है। इसके बावजूद, जैसा कि नीचे की तालिका से मालूम होता है, गैस विस्फोट समय समय पर होते रहे हैं। इनके अलावा अन्य कई विस्फोट भी हुए हैं जिनमें किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। इनमें से प्रत्येक डिजास्टर हो सकता था। अतः खानों में ज्वलनशील गैस और विस्फोट की समस्या गंभीर समस्या है जिस पर लगातार सतर्कता की जरूरत है। खान जीतपुर वर्ष 1973 मृतकों की संख्या 48। खान सुधामडी वर्ष 1976 मृतकों की संख्या 43। खान भाटडी वर्ष 1978 मृतकों की संख्या 1। खान बरागोलाई वर्ष 1979 मृतकों की संख्या 16। खान जामाडोबा टूपिट वर्ष 1987 मृतकों की संख्या 3। खान टिपोंग वर्ष 1993 मृतकों की संख्या 9। खान आरा वर्ष 1997 मृतकों की संख्या 3। खान न्यू मोगला वर्ष 1997 मृतकों की संख्या 10। खान भाटडी वर्ष 2006 मृतकों की संख्या 50। खान लीडो वर्ष 2008 मृतकों की संख्या 5। खान इंजन हिल चिरीमिरी वर्ष 2010 मृतकों की संख्या 14। अब गैस की मात्रा के अनुसार कोयला सीम कितने प्रकार की होती हैं? विस्तार पूर्वक समझाइए। बी, दो अलग अलग खानों में एक ही सीम में काम चलता है, तो क्या उनकी गैस डिग्री एक ही होगी? ए, What are the types of seams according to gasiness? Explain in detail. गरम गैस का विस्फोट। बी, If the same coal seam is being worked in two different mines, will their gas degree be the same? 211 उत्तर। गैस डिग्री के अनुसार सीमों का वर्गीकरण। गैसी सीम तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट डिग्री की गैसी सीम, जिसमें खान की सीमा के अंदर किसी भी भूमिगत भाग के सामान्य वातावरण जनरल बॉडी ऑफ एयर में कहीं भी 0.1% से अधिक गर्म गैस नहीं मिली है और प्रति टन कोयले के उत्पादन पर निकलने वाली गैस की मात्रा 1 क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं है। सेकंड डिग्री की गैसी सीम, जिसमें खान की सीमा के अंदर किसी भी भूमिगत भाग के सामान्य वातावरण में कहीं भी 0.1% से अधिक गैस मिलती है परंतु प्रति टन कोयले के उत्पादन पर निकलने वाली गैस की मात्रा 10 क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं है। थर्ड डिग्री की गैसी सीम, जिसमें खान की सीमा के अंदर गर्म गैस प्रति टन कोयला उत्पादन पर 10 क्यूबिक मीटर से अधिक है। डिग्री 1, गैस 0.1% से कम, प्रति टन कोयला उत्पादन पर गैस मात्रा 1 क्यूबिक मीटर से कम। डिग्री 2, गैस 0.1% से अधिक, प्रति टन कोयला उत्पादन पर गैस मात्रा 1 से 10 क्यूबिक मीटर। डिग्री 3, गैस 0.1% से अधिक, प्रति टन कोयला उत्पादन पर गैस मात्रा 10 क्यूबिक मीटर से अधिक। डीजीएमएस के अधिकारियों ने प्रत्येक खान की प्रत्येक सीम की जांच करके सीमों को गैस डिग्री के अनुसार वर्गीकृत किया है। हिसाब प्रत्येक खान का अलग अलग होता है। दो खदान यदि एक ही सीम में काम करते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि उनकी गैस डिग्री एक ही हो। जो डिस्ट्रिक्ट सबसे ऊंची गैस डिग्री का है, गैस डिग्री उसी के अनुसार तय की जाती है। रेगुलेशन के अनुसार प्रत्येक खान में महीने में एक बार गैस सैंपल लेकर गैस डिग्री की जांच करनी होती है। यदि सीम अधिक गैस मिलने के कारण ऊंची गैस डिग्री में आ जाती है तो डीजीएमएस को खबर देनी होती है और ऊंची डिग्री की सावधानियां ली जाती हैं। गैस डिग्री घटाने के लिए भी डीजीएमएस से अनुमति ली जाती है। नोट: भारत में 435 भूमिगत कोयला खानों में से 26 खानें डिग्री 3 की हैं। 2. खान में गर्म गैस किस प्रकार निकलती है? बी, गैस ब्लोवर क्या होता है? ब्लोवर मिलने पर आप क्या करेंगे? ई, What are the modes of emission of fire damp in the mine? बी,
What is a blower? What actions will you take on meeting a blower? ओवरमैन्स हैंडबुक। उत्तर, कोयले की सीम में व आसपास के पत्थर स्तरों में गर्म गैस जमा रहती है। खान चलाने पर वो 5 तरह से निकल सकती है। 1. धीमे रिसाव के रूप में जो कोयला काटने या ब्लास्ट करने पर होता है। 2. गैस ब्लोवर के रूप में। 3. गैस आउटबर्स्ट के रूप में जिसमें अचानक कोयला फेंकाता है और उसके साथ गैस निकलती है। 4. चाल गिरने से चाल के स्तरों की गैस अचानक सूंद में आ जाती है। 5. वायुमंडल का दबाव अचानक कम होने पर गोफ में जमा गैस बाहर निकलकर आयतनों में भर जाती है। ब्लोवर क्या होता है? साधारणत जब किसी फेस में गैस निकलती है तो वो पूरे फेस से निकलती है, परंतु कभी कभी गैस किसी फॉट या क्रैक से तेज धार के रूप में निकलती है। इसे गैस ब्लोवर कहते हैं। ब्लोवर से गैस कुछ हिसहिसाहट सी आवाज करती हुई निकलती है। कभी गैस गड़गड़ की आवाज, गर्गलिंग साउंड के साथ निकलती है। पहले कुछ पानी भी निकल सकता है और फिर पानी बंद होकर अधिक गैस निकलती है। यदि गैस अधिक निकल रही है तो उस फॉट के सामने हाथ रखने से गैस फूंक की तरह अनुभव की जा सकती है। ब्लोवर अधिकतर फॉल्ट, डाइक आदि भूगर्भीय बाधाओं के नजदीक मिलते हैं, परंतु कई बार अन्य स्थानों में भी निकल आते हैं। वे कांथी, चाल या तल्ली के क्रैक में भी मिलते हैं, परंतु वे अक्सर ऐसे क्रैक में मिलते हैं जो कोयला सीम व ऊपर की पत्थर की परत के जोड़, बेडिंग प्लेन से मिले हुए हैं। सीम के ऊपर सैंडस्टोन की परतों में भी गैस जमा रहती है, इसलिए चाणक्य या पत्थर सूंद चलाने पर भी ब्लोवर मिल सकते हैं। ब्लोवर कुछ ही दिन चलते हैं, परंतु किसी ब्लोवर से गैस हफ्तों निकलती रहती है। झरिया की मोनीडी खान में 1971 में मिला ब्लोवर 2 वर्ष तक चला। ब्लोवर मिलने पर उपाय। 1. उस जगह से सब लोगों को निकाल लेंगे, फेंसिंग U1 लगा देंगे। 2. डिस्ट्रिक्ट की सब मशीन, स्विच, केबल की बिजली काट देंगे, परंतु सहायक पंखा चलने देंगे। 3. हवा बढ़ाने के उपाय करेंगे, हवा पर्दा सहायक पंखे की तक बढ़ा देंगे, रिटर्न तरफ से लोगों को हटा देंगे, ट्यूब को ब्लोवर। 4. ब्लोवर से गैस अधिक निकल रही है तो मैनेजर को खबर करेंगे। गैस निकलना चालू रहे तो ब्लोवर के आसपास गेंटर से कोयला काटकर 30 to 40 इक्वल्स नीलॉकम लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा बनवाएंगे। उसमें गांथनी करके चैम्बर बनाया जाएगा। चैम्बर में एक पाइप फिट करके पाइपलाइन को बढ़ाकर रिटर्न हवा। गरम गैस का विस्फोट रास्ते में ले जाएंगे और पाइप का मुंह बालू भरे ड्रम के नीचे जोड़ देंगे। गैस ड्रम में से निकलकर धीरे धीरे हवा में मिलती रहेगी। 5. फेस में समय समय पर गैस जांच करेंगे। जब तक उस जगह व डिस्ट्रिक्ट के अन्य सब स्थानों में से गैस हटना सुनिश्चित न हो जाए, तब तक व्यक्ति काम में नहीं लगाए जाएंगे। 6. गैस कब, कहां, कितने % मिली और हटाने के लिए क्या उपाय किए गए, इसकी रिपोर्ट रेगुलेशन के अनुसार रखे गए सजिल्ड पन्ना नंबरदार खाते में लिखेंगे। 3. गरम गैस, मीथेन की ज्वलनशीलता की निचली व ऊपरी सीमा का क्या अर्थ है? निचली सीमा से कम गैस या ऊपरी सीमा से अधिक गैस से किस प्रकार का खतरा हो सकता है? What is meant by lower and upper limits of inflammability of fire damp? What is the danger associated with fire damp concentration outside these limits? उत्तर, गरम गैस की ज्वलनशीलता की सीमाएं गरम गैस का जब उचित तापमान की चिनगारी से मेल होता है तो गैस जलने लगती है, जैसे सेफ्टी बत्ती में लौ के ऊपर गैस जलती है, परंतु हवा में गरम गैस 5.4% से 14.8% के बीच हो तो गैस का विस्फोट हो जाता है। गैस बहुत तेजी से व बड़े धमाके के साथ जलती है और आग की लपट क्षण भर में ही पूरी गैस में फैल जाती है। गैस 5.4% से कम रहने पर विस्फोट नहीं होता क्योंकि उसमें इतना ताप नहीं
निकलता की लपट जल्दी ही दूर तक फैल सके। इसे मीथेन की ज्वलनशीलता की निचली सीमा, लोअर लिमिट ऑफ इन्फ्लैमेबिलिटी, कहते हैं। हवा में 14.8% से अधिक गैस रहने पर भी विस्फोट नहीं होता, क्योंकि गैस को तुरंत जलने के लिए आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती। 14.8% को मीथेन की ज्वलनशीलता की ऊपरी सीमा, अपर लिमिट ऑफ इन्फ्लैमेबिलिटी, कहते हैं। निचली व ऊपरी सीमा से बाहर भी खतरा। हवा में मीथेन निचली सीमा 5.4% से कम रहने पर भी निम्नलिखित विशेष अवस्थाओं में विस्फोट हो सकता है। जब ताप का स्रोत अत्यंत उच्च तापमान पर है, जब मीथेन अचानक ऊंचे दबाव तक दबाई जाती है, एडियाबैटिकली कॉम्प्रेस्ड, जैसा कि ब्लास्टिंग के होल में 2% गैस में भी विस्फोट हो सकता है, और 74% गैस में भी। जब हवा में मीथेन के साथ कुछ अन्य ज्वलनशील गैस मौजूद है, जैसे ईथेन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। ओवरमैन्स हैंडबुक। जब हवा में महीन कोल डस्ट मौजूद है, महीन कोल डस्ट रहने से न्यूनतम सीमा 5.49% से घटकर 0% के नज़दीक तक जा सकती है। यदि कोल डस्ट 5 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो तो 3% मीथेन रहने पर भी विस्फोट हो सकता है। 10 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर कोल डस्ट हो तो 2% मीथेन रहने पर भी विस्फोट हो सकता है। गैस उच्चतम सीमा 14.8% से अधिक हो तो भी खतरा है, क्योंकि हवा की मात्रा बढ़ने से गैस घटकर ज्वलनशीलता की सीमा के अंदर आ जाएगी। 4. मीथेन की ज्वलनशीलता की न्यूनतम सीमा, लोअर लिमिट ऑफ इन्फ्लैमेबिलिटी, 5.4% है तो रेगुलेशन 1.25% गैस को खतरनाक क्यों मानता है? The lower limit of inflammability of methane is 5.4%. Why then the regulations require precautions to be taken when gas exceeds 1.25% only? उत्तर: रेगुलेशन के अनुसार किसी भी कार्यस्थल पर मीथेन 1.25% से अधिक हो तो कार्य रोककर व्यक्तियों को सुरक्षित जगह ले जाते हैं। 5.4% की तुलना में यह मात्रा काफी कम है, परंतु सुरक्षा के हित में ऐसा मार्जिन गुंजाइश रखना जरूरी है, क्योंकि 1. मीथेन की जांच हर क्षण नहीं होती। गैस की मात्रा 2 टेस्ट के बीच के समय में अचानक बढ़ सकती है। गोफ में अचानक चाल गिरने से, हवा का दबाव अचानक घटने से, कोल सीम में अचानक गैस की अधिक मात्रा निकलने से, ब्लोवर मिलने से या हवा की मात्रा घटने से भी गैस परसेंट अचानक बढ़ सकती है। 2. गैस की जांच कुछ ही बिंदुओं पर होती है। अन्य जगहों में जहां जांच नहीं हुई, वहां गैस अचानक उच्च मात्रा में निकल सकती है। 5. गैस लेयरिंग। गैस लेयरिंग का क्या अर्थ है? वो कैसे बनती है और उससे क्या खतरा है? B. गैस परत की जांच कैसे हो सकती है और उसे कैसे हटाया जा सकता है? A. What is meant by gas layering? How is a gas layer formed and what are the dangers associated with it? B. How can gas layer be detected and how can it be removed? उत्तर: गैस लेयरिंग का अर्थ है चाल से सटी हुई गर्म गैस, मीथेन की परत, लेयर बनना। चाल से 8 to 10 इंच नीचे जांच करने पर गैस नहीं मिलती। चाल के पास गैस 40 to 50% भी हो सकती है। कभी कभी तो गैस परत केवल 1 सेंटीमीटर मोटी होती है। गरम गैस का विस्फोट। गैस परत कैसे बनती है? सामान्यतः खान में किसी भी जगह गरम गैस अनेक बिंदुओं से सूक्ष्म गति से निकलती है। हवा से हल्की, आधे वजन की होने के कारण वो ऊपर उठती है, परंतु हवा उसे बहाकर ले जाती है। एक बार हवा में मिक्स होने के बाद वो अलग नहीं होती। यदि हवा का वेग, हलचल कम है, या गैस की मात्रा अधिक है, या गैस चाल के पास किसी फ्रैंक से निकल रही है, तो गैस का कुछ अंश हवा में मिक्स नहीं हो पाता और चाल तक पहुंचकर एक परत रूप में जमा हो जाता है।
ये गैस परत चाल से सटी सटी ढालू रास्ते में ऊपर की तरफ बहती है और परत बनने के स्थान से दूर दूर ऐसी जगह भी चली जाती है जहां सामान्यतः गैस की संभावना भी नहीं होती। परत से खतरा 1, गैस उस जगह भी चली जाती है जहां उसकी संभावना नहीं होती, जांच नहीं होती। 2, परत पतली होती है, इसलिए जांच ध्यान से न हो तो पकड़ में नहीं आती। सामान्य सेफ्टी लैंप से वो नहीं जांची जा सकती क्योंकि उसमें हवा प्रवेश के सुराख ऊपर से करीब 8 इंच 200 मिलीमीटर नीचे होते हैं। 3, परत में गैस की मात्रा नीचे 0 से आरंभ करके चाल के पास सबसे अधिक % होती है और बीच में कुछ भाग ऐसा होता है जो ज्वलनशीलता की सीमा में होता है। ये यदि आग पकड़ ले तो विस्फोट हो सकता है और गैस की परत पलीते फ्यूज का काम करके विस्फोट को गैस के स्रोत भंडार तक भी फैला सकती है। 4, चाल के पास जमा गैस रूफ फाल से नीचे आकर हवा मिलने से विस्फोटक बन सकती है। 5, गैस जांच करते समय सेफ्टी लैंप परिवहन कन्वेक्शन करंट्स द्वारा गैस को हल्का डाइल्यूट करके विस्फोटकता की सीमा में ला सकता है। जांच के तरीके 1, टॉप फीड सेफ्टी लैंप से जांच। 2, प्रोब की सहायता से परत में से सैंपल खींचकर विशेष प्रकार के सेफ्टी लैंप जैसे गाफॉथ सेफ्टी लैंप द्वारा जांचा जा सकता है। 3, प्रोब वाले मीथेनोमीटर से जांच। यही तरीका विश्वसनीय तरीका है। परत हटाने का तरीका 1, जहां परत जमा है उससे कुछ दूर उसके इंटेक तरफ रास्ते की चौड़ाई में तल्ली पर पर्दा बैफल खड़ा करेंगे जो चाल से करीब 1 फुट 30 सेंटीमीटर ओवरमैन्स हैंडबुक तक हो। उससे कुछ दूरी पर 2 एक अन्य पर्दे भी खड़े करेंगे। चाल के नजदीक हवा की गति या हलचल बढ़ने से गैस धीरे धीरे हवा में मिलकर हट जाएगी। गैस की परत चाल हवा 1 2 3 चित्र। गैस परत हटाने का तरीका तल्ली 2, यदि कंप्रेस्ड एयर नजदीक में उपलब्ध है तो हवा की जेट से परत में हलचल पैदा करके गैस को हटाया जा सकता है। नोट: भारत में कई डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट में स्टोविंग डिस्ट्रिक्ट में व पत्थर सूंद में गैस परत पाई गई है। ऐसी जगहों में गैस की मात्रा तो अधिक नहीं थी परंतु हवा का वेग कम होने के कारण परत बन गई थी। 6, खान में गर्म गैस का जमाव न हो, इसके लिए क्या क्या सावधानियां ली जानी चाहिए? What precautions should be taken to prevent accumulation of methane gas in the mine? उत्तर: गरम गैस का जमाव रोकने के उपाय 1, वेंटिलेशन स्टॉपिंग अप टू डेट बनाकर रखी जाएंगी। टेम्पररी स्टॉपिंग से हवा लीक करती है। 2, हवा को फेस के 4.5 मीटर्स तक कोर्सिंग करके या हवा पाइप फैन द्वारा फेस तक ले जाया जाएगा। 3, अंधे सूंघ ब्लाइंड हेडिंग्स नहीं बनाए जाएंगे। किसी कारण अंधे सूंघ बन जाएं तो उन्हें मिला दिया जाएगा या ठोस पैकिंग करके उन्हें बंद कर दिया जाएगा। चाल में रूफ कैविटी गड्ढे नहीं बनने दी जाएंगी। कैविटी बन जाए तो उसे माल भरकर पैक कर दिया जाएगा। 4, मूल सूंद मेन को मुख्य सूंद से 3 मीटर से अधिक आगे तक बढ़ाकर नहीं रखा जाएगा। 5, माइनिंग सरदार व ओवरमैन गैस जांच मुस्तैदी से करेंगे। चाल के पास जांच के लिए टॉप फीड सेफ्टी बत्ती या मीथेनोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। गोफ किनारे व फॉल्ट डाइक के 30 मीटर्स के अंदर गैस जांच में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। गरम गैस का विस्फोट। 6, ओल्ड वर्किंग को आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाकर सील करके रखा जाएगा। समय समय पर सैंपल लिए जाएंगे। गैस 2% से अधिक हो जाए तो ब्लीडिंग करके गैस निकाल दी जाएगी। जो ओल्ड वर्किंग सील नहीं की गई हैं, उनकी साप्ताहिक जांच की जाएगी। 7, डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न हवा रास्तों में निर्धारित समयांतर पर गैस जांच की जाएगी। गैस की मात्रा सामान्य से अधिक मिले तो कारण ढूंढ निकाला जाएगा और आवश्यक उपाय किए जाएंगे। 8,
वेंटिलेशन डोर खुला न छूट जाए इसका ध्यान रखा जाएगा। यदि किसी डोर को बार बार खोलने की ज़रूरत होती है तो वहां खोलने बंद करने के लिए विशेष व्यक्ति तैनात किया जाएगा। 9. सहायक पंखे ऐसी जगह और इस प्रकार बैठाए जाएंगे कि हवा का रीसर्क्युलेशन न हो। हवा पाइप लीक प्रूफ रखे जाएंगे और उन्हें फेस के 4.5 मीटर्स तक बढ़ाकर रखा जाएगा। 10. मुख्य पंखा बराबर चालू रखा जाएगा। वो मैनेजर के लिखित आदेश के बिना बंद नहीं रखा जाएगा। 11. यदि पाइप, केबल आदि पार करने के लिए किसी वेंटिलेशन स्टॉपिंग में छेद किया जाता है तो शीघ्रता से काम पूरा करके खाप बंद कर दिया जाएगा ताकि फेस में हवा की कमी न हो। 7. एक गर्म हवा रास्ते में चाल गिरने से गड्ढा हो गया है और उसमें गैस इकट्ठी हो गई है। बताइए इस गैस को हटाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आगे कभी इस गड्ढे में गैस इकट्ठी न हो, इसके लिए आप कैसा परमानेंट बंदोबस्त करेंगे। Gas has accumulated in a large cavity in the roof of a return airway due to a roof fall. What are the different methods of clearing this accumulation of gas? What permanent measures would you take to prevent such accumulation in future? उत्तर, गैस हटाने के टेम्पररी तरीके। पहला तरीका, जिस जगह गड्ढा है उस जगह रास्ते में एक पर्दा खड़ा करके रास्ता नीचे बंद कर दिया जाएगा। आने जाने के लिए एक रास्ता दरवाजा देकर छोड़ा जा सकता है। इससे ये होगा कि रास्ते से आने वाली हवा ऊपर उठकर पार होगी। ऐसा होने पर गड्ढे की कुछ गैस भी उसके साथ निकल जाएगी। धीरे धीरे पर्दे की खड़ाई बढ़ाते जाएंगे, जिससे धीरे धीरे सब गैस साफ हो जाएगी। इस तरीके में गड्ढे के रिटर्न तरफ की हवा। ओवरमैन्स हैंडबुक में गैस अधिक होगी, इसलिए गैस हटाना चालू करने से पहले रिटर्न तरफ से सब आदमी हटा लिए जाएंगे और बिजली भी काट दी जाएगी। दूसरा तरीका, ये तरीका तब काम आ सकता है जब गड्ढा बहुत बड़ा ना हो। इस तरीके में लगभग 30 सेंटीमीटर गोलाई का एक पाइप खूंटा लगाकर या चाल से टांगकर इस तरह लगाया जाएगा कि उसका एक मुंह रास्ते की हवा के सामने रहे और दूसरा मुंह गड्ढे में। ऐसा करने पर हवा तेजी से गड्ढे में जाएगी और अपने साथ वहां से गैस हटाकर ले जाएगी। तीसरा तरीका, यदि रिटर्न हवा रास्ता पास में हो तो 25 to 30 सेंटीमीटर गोलाई का एक पाइप ऐसा लगाया जाएगा कि उसका एक मुंह इंटेक हवा रास्ते में हवा का सामना करता हुआ हो और दूसरा मुंह गड्ढे में हो। इस पाइप में होकर कुछ शुद्ध हवा गड्ढे में पहुंचेगी और वहां से गैस को हटा देगी। इंटेक पाइप, लेफ्ट पॉइंटिंग एरो, रिटर्न गड्ढा। चौथा तरीका, अगर रिटर्न हवा का दूसरा रास्ता भी है तो ऐसा भी किया जा सकता है कि दूसरे रास्ते को टेम्पररी स्टॉपिंग खड़ा करके बंद कर दिया जाए। इससे सब हवा पहले रास्ते से होकर जाएगी और हवा की गति बढ़ जाने से गैस हट जाएगी। परमानेंट तरीका, वैसे तो ऊपर लिखे दूसरे, तीसरे और चौथे तरीकों को परमानेंट तरीकों की तरह काम में लिया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा ये होगा कि टेम्पररी तरीके से गैस हटाने के बाद उस जगह गर्डर लगाकर उस पर टीन का चदरा रखा जाए और स्टोन डस्ट या बालू के बोरे रखेकर गड्ढा हमेशा के लिए भर दिया जाए। 8. वायुमंडल के दबाव में परिवर्तन होने पर एक भूमिगत कोयला खान में सील किए गए ओल्ड वर्किंग से काफी अधिक मात्रा में फायर डंप निकलने से मुश्किल आ रही है। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए आप क्या करेंगे? In an underground coal mine, an area of old workings which 1998 was sealed off, is causing problem by emitting fire damp in. गर्म गैस का विस्फोट, large quantities during variation of barometric pressure. How will you manage the situation? उत्तर, सील्ड क्षेत्र से फायर डंप की निकासी, ब्लीडिंग ऑफ गैस फ्रॉम आइसोलेटेड ओल्ड वर्किंग्स, वायुमंडल के दबाव में कमी आने पर सील्ड क्षेत्र से काफी मात्रा में फायर डंप निकल रही है। इससे स्पष्ट है कि उसमें भारी मात्रा में गैस जमा है जिससे हमेशा खतरा बना रहेगा। DGMS के निर्देशों के अनुसार
आइसोलेटेड ओल्ड वर्किंग में यदि गैस 2% तक बढ़ जाए तब सब आइसोलेशन स्टॉपिंग को एक्सप्लोजन प्रूफ बनाया जाएगा, अथवा उस क्षेत्र से गैस की ब्लीडिंग निकासी की जाएगी। सरल तरीका अपनाएंगे और सील्ड क्षेत्र से गैस की ब्लीडिंग करेंगे। बी, आइसोलेशन स्टॉपिंग की आवश्यक चेकिंग व मेंटेनेंस करेंगे। सी, सप्ताह में 1 दिन सील्ड क्षेत्र से सैंपल लेकर गैस प्रतिशत मालूम करेंगे। डी, आइसोलेशन स्टॉपिंग के बाहर प्रतिदिन विशेष गैस जांच की जाएगी। गैस ब्लीडिंग का कार्य 1, कार्य रविवार या अन्य बंदी के दिन किया जाएगा। 2, इंटेक व रिटर्न तरफ की स्टॉपिंग में फ्लैंज लगे हुए बड़े पाइप लगे होंगे। पहले रिटर्न तरफ के पाइप का फ्लैंज खोलेंगे, फिर इंटेक तरफ का। ताज़ा हवा इंटेक तरफ से ओल्ड वर्किंग में प्रवेश करेगी और फायर डैम्प मिश्रित हवा रिटर्न तरफ के पाइप से निकलेगी। रिटर्न पाइप पर हर घंटे फायर डैम्प प्रतिशत मीथेनोमीटर से नाएंगे। रिटर्न रास्ते में भी गैस प्रतिशत नाएंगे। आवश्यकता अनुसार अन्य डिस्ट्रिक्ट में हवा घटाकर यहां हवा बढ़ाएंगे। 3, सील्ड क्षेत्र में जरूरत अनुसार टेम्पररी स्टॉपिंग बनाकर स्टेज बाय स्टेज उससे फायर डैम्प हटाएंगे। 4, कार्य में 1 से अधिक शिफ्ट लग सकते हैं। कार्य पूरा होने पर फ्लैंज बंद कर दिए जाएंगे। स्टॉपिंग तोड़े हैं तो उन्हें वापस बंद किया जाएगा। सावधानियां 1, खान में आवश्यक व्यक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति नहीं रहेंगे। मौजूद व्यक्तियों के मूवमेंट पर भी नजर रखेंगे। 2, सील्ड क्षेत्र से निकलने वाली हवा जिन रिटर्न रास्तों से गुजरेगी उन्हें फेंस कर देंगे, बिजली काट देंगे, स्टोन डस्टिंग करेंगे। ओवरमैन्स हैंडबुक 3, सरफेस पर फैन ड्रिफ्ट के सब और 30 मीटर्स क्षेत्र में फेंसिंग लगा देंगे और किसी व्यक्ति को वहां बीड़ी सिगरेट आदि पीने नहीं देंगे। 4, सब कार्य ओवरमैन व असिस्टेंट मैनेजर की लगातार निजी देखरेख में किया जाएगा। 5, कार्य पूरा होने पर सब आइसोलेशन स्टॉपिंग के बाहर व रिटर्न रास्तों में गैस जांच की जाएगी। सब ठीक होने पर फेंसिंग हटाकर बिजली चार्ज की जाएगी। जांच की विस्तृत रिपोर्ट रेगुलेशन के अनुसार सजिल्ड खाते में ओवरमैन व असिस्टेंट मैनेजर द्वारा लिखी जाएगी। मैनेजर उस पर प्रति हस्ताक्षर करके सामान्य कार्य की अनुमति देगा। नोट, ओल्ड डेवलप वर्किंग में समय समय पर जांच, स्पॉट, कोल डस्ट की सफाई, स्टोन डस्ट का छिड़काव, वेंटिलेशन आदि न करना पड़े तथा सुरक्षा बनी रहे। इस उद्देश्य से ओल्ड वर्किंग को आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाकर सील करके रखा जाता है। इंटेक व रिटर्न तरफ की स्टॉपिंग में बड़े आकार के पाइप लगाकर फ्लैंज से बंद किया रहता है। सील्ड क्षेत्र से हवा सैंपल लेने के लिए सैंपल पाइप भी लगे रहते हैं। 9, खान में गर्म गैस का विस्फोट न हो, इसके लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए? What measures should be taken to prevent occurrence of fire damp explosion in a mine? उत्तर, गैस विस्फोट के विरुद्ध सावधानियां। गैस विस्फोट न हो इसके लिए 2 प्रकार के उपाय जरूरी हैं। कहीं भी गैस का जमाव न हो, आग या चिनगारी पैदा न हो। गैस संबंधी उपाय यथेष्ट वेंटिलेशन, खान के प्रत्येक चालू भाग में यथेष्ट हवा एडिक्वेट वेंटिलेशन का प्रबंध हो। कहीं भी गैस 1.25% से अधिक जमा न हो व डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न हवा रास्ते में 0.75% से अधिक न हो। पंखा लगातार चालू रहे। पक्के स्टॉपिंग आगे बढ़ाकर रखे जाएं, उनमें केबल, पाइप पार करने के लिए खुले छूटे भाग न हो। वेंटिलेशन डोर बंद रहे। बार बार खोलना जरूरी हो तो वहां कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाए। स्टॉपिंग, वेंटिलेशन डोर, कोर्सिंग, हवा पाइप का रख रखाव ठीक हो। ओल्ड वर्किंग को आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाकर सील कर दिया जाए। बी, गैस जमाव के संभावित स्थानों पर ध्यान। मूल सूंद, मेन मुख्य गैलरी से 3 मीटर से अधिक आगे न रहे। फेस
गर्म गैस का विस्फोट यदि जंक्शन से 4.5 मीटर से दूर है तो ब्रेटिस या पंखे से हवा कोर्सिंग की व्यवस्था हो। अंधे सूंद ब्लाइंड हेडिंग्स जॉइन कर दिए जाएं या पत्थर पैक करके सामने स्टापिंग बनाकर बंद कर दिए जाएं। चाल में गड्ढे रूफ कैविटीज न हो। मोटी सीम में एक सीधी चाल लेकर गैलरी चलाई जाए। होल इस प्रकार लगे कि ब्लास्टिंग होने पर गड्ढे न बने। छोटे गड्ढे तुरंत स्पोर्ट किए जाएं कि बड़े न हो जाएं। बड़े गड्ढे भरकर बंद कर दिए जाएं। जब तक बंद न हो उनमें हवा भेजी जाए। बंद राइज सूंद में कोर्सिंग द्वारा हवा फेस तक ले जाकर उसे गैस मुक्त रखा जाए। फॉल्ट या डाइक के नज़दीक वेंटिलेशन अच्छा रखा जाए, वहां गैस अधिक मिल सकती है। गैस ब्लोवर मिले तो हवा बढ़ाकर गैस हटा दी जाए। सहायक पंखे से हवा का रीसर्कुलेशन न हो, उससे गैस जमा होती है। गैस जांच ध्यानपूर्वक हो। जाल के पास मीथेन लेयर गैस परत की जांच के लिए टॉप फीड सेफ्टी बत्ती व मीथेनोमीटर प्रयोग किया जाए। गोफ किनारे चाल के गड्ढों में व फॉल्ट के नज़दीक गैस जांच सावधानी हो। खास तौर से बैरोमीटर का तल नीचे गिरते समय डिग्री आय खानों में भी गैस जांच सतर्कता से हो। सवांग और धोरी कोलियरी नॉन गैसी थीं, परंतु उनमें अचानक बहुत गैस मिल गई। डिग्री 2 व 3 के डिस्ट्रिक्ट रिटर्न में यदि गैस 0.8% से अधिक मिले तो प्रतिदिन हवा का सैंपल लेकर जांच की जाएगी और वेंटिलेशन में सुधार किया जाएगा। मीथेनोमीटर सही हालत में हो व नियमानुसार उनका कैलिब्रेशन किया जाए। डिग्री 3 खानों में कंटीन्यूअस मीथेन मॉनिटरिंग व्यवस्था बैठाई जाए। माइनिंग सरदार ओवरमैन की गैस टेस्टिंग में रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो। बंदी के दिन भी चालू आयतनों में गैस जांच जारी रखी जाए। आग या चिनगारी के स्रोत संबंधी उपाय 1। कहीं भी गैस 1.25% या अधिक मिले तो बिजली काट दी जाए। ब्लास्टिंग रोक दी जाए व गैस हटाने के उपाय किए जाएं। गर्म गैस का विस्फोट 2। जहां कानूनन जरूरी है वहां बिजली उपकरण फ्लेम प्रूफ हों। सभी बिजली उपकरणों की मेंटेनेंस ठीक प्रकार से हो। केबल ठीक से बैठाए जाएं। उन्हें ओवरलोड नहीं किया जाए। ट्रेलिंग केबल को चोट से बचाकर रखा जाए। शिफ्ट के अंत में मशीन की बिजली काट दी जाए। किसी मशीन या स्विच की टेस्टिंग इस प्रकार न की जाए कि चिनगारी पैदा हो। 3. बॉडी चेकर अपना काम सतर्कता से करें कि कोई व्यक्ति खान में बीड़ी माचिस आदि न ले जाए। 4. सेफ्टी लैंप सुरक्षित हालत में रखे जाएं व उन्हें सही तरीके से काम में लाया जाए। फूटे शीशे व खराब जाली से गैस में आग लग सकती है। 1. ब्लास्टिंग से पहले होल में फ्रैंक डिटेक्टर से क्रैक जांचे जाएं। बारूद से पहले एक कार्ट्रिज गोला माटी भरा जाए। ब्लोन आउट रोकने के लिए होल सही पैटर्न के हों। स्टैमिंग पर्याप्त हो और आवश्यकता से अधिक बारूद न भरा जाए। बारूद एक्सप्लोडर केबल अनुमोदित प्रकार के हों। 6. घर्षण चिनगारी को रोकने हेतु हालेज व बेल्ट कन्वेयर के रोलर जाम न हो। बेल्ट लकड़ी के स्पोर्ट से न रगड़े। फ्लूइड कपलंग में अग्निरोधी तेल प्रयोग किया जाए। 7. कोल कटिंग मशीन में ठीक से पजाई छुरी शार्प पिक्स का ही प्रयोग किया जाए तथा पानी की धार बराबर गिरती रहे। समय समय पर रिस्क असेसमेंट करके खतरे की संभावना पर विचार किया जाए और उचित कदम उठाए जाएं। 10. आपकी खान में यदि गैस का विस्फोट हो जाए तो खान में उपस्थित ओवरमैन की हैसियत से आप क्या करेंगे? If there is an explosion in your mind, what action will you take? भूमिगत मौजूद एक ओवरमैन के रूप में। उत्तर: विस्फोट होने पर ओवरमैन का कार्य। खान में विस्फोट होने पर क्या किया जाएगा, ये कई बातों पर निर्भर करेगा। विस्फोट कहाँ हुआ है, वो डिस्ट्रिक्ट चाणक से कितनी दूर है, वेंटिलेशन व्यवस्था, विस्फोट का विस्तार आदि। मोटे रूप में कार्य इस प्रकार किया जाएगा। 1. विस्फोट में टेलीफोन व्यवस्था अक्सर ठप हो जाती है।
परंतु यदि चालू हो तो मैनेजर या सरफेस पर उपस्थित अन्य पदाधिकारी को आवश्यक जानकारी देंगे। 2. माइनिंग सरदार की सहायता से सब वर्कर्स को खबर भेजकर एक जगह जमा करेंगे। गरम गैस का विस्फोट 3. उन्हें सांत्वना देंगे। बिना हड़बड़ाए और बिना हल्ला गुल्ला मचाए शांति से सब लोगों को सेल्फ रेस्क्यू लगाकर इंटेक रास्ते से बाहर लाएंगे। सब लोग साथ साथ चलेंगे व सबके पीछे एक समझदार व्यक्ति को रखेंगे जो हिम्मत वाला हो। यदि कहीं रास्ता चाल गिरने से या टब उलटने से जाम मिले तो दूसरे रास्ते या दूसरी सीम से पार होंगे। ऐसे रास्ते से जाएंगे जहां धुंध न पहुंचा हो। 4. यदि विस्फोट वाला डिस्ट्रिक्ट इंटेक तरफ है तो वेंटिलेशन स्टॉपिंग तोड़कर हवा रिटर्न तरफ शॉर्ट सर्किट कर देंगे। 5. यदि सब रास्ते गैस से या चाल गिरने से बंद हैं, तो सब वर्कर्स के साथ अंदर डिस्ट्रिक्ट में ही रुकेंगे। डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करने वाली हवा को डिस्ट्रिक्ट के मुंह पर ही रिटर्न में शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ब्रेटिस, टीन का चदरा, कन्वेयर बेल्ट, पीवीसी शीट आदि जो भी मिल जाए उससे घेरा खड़ा करेंगे ताकि गैसें या धुंध न आए। घेरे के बाहर वेंटिलेशन डोर, स्टॉपिंग रेल, पाइप आदि किसी पर चिन्ह दे देंगे ताकि रेस्क्यू पार्टी को हमारे जमा होने की जगह मालूम हो सके। घेरे के अंदर हवा को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बीच बीच में एक व्यक्ति को थोड़ा चलने फिरने को कहेंगे ताकि हवा में कुछ हलचल हो जाए। पानी और बत्ती को बचाकर रखेंगे। एक समय पर एक ही कैप लैंप जलाएंगे। सेफ्टी बत्ती की लौ नीची कर देंगे। रेस्क्यू पार्टी का इंतजार करेंगे। थोड़ी देर बाद पानी के पाइप, लाइन, हालेज लाइन, चाल आदि को किसी पत्थर से ठोककर सिग्नल देते रहेंगे जिससे रेस्क्यू पार्टी को मालूम हो सके कि हम लोग कहाँ हैं। टेलीफोन ठीक है तो उसे भगवान का वरदान समझेंगे और सरफेस से संपर्क में रहेंगे। 11. इंट्रिंसिकली सुरक्षित यंत्र और फ्लेम प्रूफ यंत्र से आप क्या समझते हैं? बी. कैप लैंप इनमें से किस श्रेणी में आता है? ई. What do you understand by intrinsically safe equipment and flame-proof (FLP) equipment? B. In which class does cap lamp come? उत्तर: इंट्रिंसिकली सुरक्षित यंत्र और फ्लेम प्रूफ यंत्र। इंट्रिंसिकली सुरक्षित यंत्र, इंट्रिंसिकली सुरक्षित यंत्र या स्वयं सुरक्षित यंत्र का अर्थ है बिजली का ऐसा यंत्र जिसमें बिजली का सर्किट ऐसा बनाया गया है कि ओवरमैन्स हैंडबुक उस यंत्र से निकलने वाली चिनगारी इतनी कमजोर होगी कि मीथेन और वायु के अधिकतम विस्फोटक मिश्रण में भी उससे आग नहीं लगेगी। बिजली की घंटी, टेलीफोन आदि छोटे छोटे यंत्रों में जिनमें बिजली की धारा करंट 1 एम्पियर से कम होती है और वोल्टेज 30 वोल्ट तक, उनमें इस तरह का डिजाइन रखा जा सकता है। फ्लेम प्रूफ यंत्र, फ्लेम प्रूफ या FLP यंत्र का अर्थ है ऐसे स्टील ढांचे वाले बिजली यंत्र जो इतने मजबूत हैं कि उनके अंदर प्रवेश करने वाली मीथेन गैस में यदि बिजली की चिनगारी से विस्फोट हो भी तो वह ढांचा न टूटे। और B. जो ऐसी डिजाइन के बनाए गए हैं कि अंदर उत्पन्न विस्फोट की लपट और गर्म गैसें यंत्र से बाहर फ्लैंज के रास्ते निकलते निकलते इतनी ठंडी हो जाए कि बाहर मौजूद मीथेन गैस के अधिकतम विस्फोटक मिश्रण में भी आग न लगे। भूमिगत खानों में बिजली के मोटर, ड्रिल, स्विच आदि फ्लेम प्रूफ बनाए जाते हैं। फ्लेम प्रूफ उपकरण के ढांचे के जोड़ चौड़े फ्लैंज, वाइड फ्लैंज वाले होते हैं और उनके बीच खाप बहुत कम रखा जाता है, जैसे यह सर्किट ब्रेकर में 0.22 इंच, लगभग 1/50 इंच। अंदर की गर्म गैसें इतनी तेजी से निकलती हैं कि बाहर मौजूद गैस से उनका संपर्क बहुत कम समय तक रहता है और लैग ऑन इग्निशन के कारण गैस में आग नहीं लगती। गैसों का कुछ ताप फ्लैंज सोख लेते हैं और कुछ अचानक फैलने के कारण घट जाता है। इस प्रकार फ्लेम प्रूफ यंत्र में तो स्टील ढांचे की बनावट से सुरक्षा मिलती है और इंट्रिंसिकली सुरक्षित यंत्र में बिजली के सर्किट में ही ऐसी विशेषता होती है कि चिनगारी बहुत ही
कमजोर हो। कैप लैंप न तो इंट्रिंसिकली सुरक्षित है और न ही फ्लेम प्रूफ। उसका तो डिजाइन और बनावट इस प्रकार के हैं कि उससे उत्पन्न चिनगारी से मीथेन हवा के मिश्रण में आग लगने की संभावना स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी नहीं होती। कैप लैंप की सुरक्षा का एक कारण है केबल के छोर व बैटरी अक्यूम्युलेटर के नेगेटिव टर्मिनल के बीच लगा चांदी का फ्यूज वायर है जो बिजली की धारा 4 एम्पियर तक सीमित रखता है, जबकि धारा 26 एम्पियर या अधिक होने पर ही चिनगारी गैस में आग लगा सकती है।